हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का एक नया टॉपिक। और वो क्या है? वो है बैंकिंग। ठीक है। दरअसल अभी हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो था मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या क्या था वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। ठीक है। और कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो कल हम लोगों ने देखा था MCLR और क्या देखा था? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो MCLR में हम लोगों ने देखा था कि MCLR क्या है। दरअसल MCLR जो है, जिसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। दरअसल ये क्यों आया था? ये जब आया था तो ये जो बेस रेट थी, बेस रेट में एक समस्या आ रही थी और वो समस्या थी मौद्रिक संचरण की समस्या। उस समस्या के समाधान के लिए RBI एक नई रेट लेकर आई, जिसे कहा गया MCLR। अब MCLR में भी वही समस्या फिर से देखी गई, मौद्रिक संचरण की। अर्थात जो RBI है, RBI जिस सस्ती मौद्रिक नीति का पालन करता है उसका लाभ ग्राहकों को नहीं मिल पाता है। इसी को हम क्या कह रहे थे? मौद्रिक संचरण की समस्या। और इसी समस्या के समाधान के लिए RBI ने 1 अक्टूबर 2019 को एक नई रेट लेकर आई, जिसे कहा गया एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ठीक है। तो दरअसल क्या है ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट? MCLR क्या था, इसको हमने का पिछली क्लास में देख लिया है। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग। ठीक है। तो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बैंकिंग। तो उसके पहले हम लोग एक बार कल का रिवाइज कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि आप जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या पढ़ ली होंगी ना। और उसमें से अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। खैर, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था MCLR, तो MCLR तो मुझे आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ये क्या था? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। इसमें रेट दरअसल इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो उधारी दर है, क्या है? उधारी दर। RBI ने कहा कि आप अपनी उधारी दर को, किसको? उधारी जो दर है, उधारी दर के निर्धारण के लिए जो धन है उसकी धन की जो सीमांत लागत है, जो धन की सीमांत लागत है उसको आधार बनाओगे आप। उसको आधार बनाकर आप अपनी उधारी दर का क्या करोगे? निर्धारण करोगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि जो उधारी, जो उसकी सीमांत लागत है बैंकों की, वो क्या क्या है? रेपो रेट, क्या क्या थी? रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट और CRR के नकारात्मक लाभ। ठीक है। क्या क्या थी? रेपो रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट और रेपो रेपो रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट, CRR से नकारात्मक लाभ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। और इससे एक और समस्या खड़ी हो रही थी। इससे क्या समस्या खड़ी हो रही थी कि जब MCLR को लागू किया गया तो बैंकों ने कहा कि रेपो रेट कम करने के बाद भी क्या हो रहा है कि हमारी जो लागत है, क्या है? लागत बढ़ जा रही है। अब लागत बढ़ने से क्या हो रहा है? तो रेपो रेट अगर RBI कम भी करती है, अगर सस्ती मौद्रिक नीति का भी पालन कर रही, तब भी उसका लाभ ग्राहकों को इसीलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो बैंक है, बैंक क्या है? अपने लाभ से समझौता ही नहीं करना चाहता। बैंक जो है अपने लाभ से समझौता नहीं करना चाहता। इसीलिए क्या हो रहा था कि जो मौद्रिक संचरण की समस्या थी वो देखने को हमें मिल रही थी। ठीक है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया? 1 अक्टूबर 2019 को, कब? 1 अक्टूबर 2019 को एक बाह्य मानक दर का निर्धारण किया। किसका? बाह्य मानक दर का निर्धारण किया। और ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो लागू की गई वो किसकी सिफारिश पे लागू की गई थी? तो डॉक्टर जनक राज कमेटी की सिफारिश पे ये लागू की गई। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि बैंकों को और अधिक स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि उन्हें उन्हें जो है अपनी जो बेस रेट है वो रेपो रेट से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनमें से किसी एक से क्या करना चाहिए? लिंक करने की स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा? रेपो रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से जब बैंक अपनी
बेस रेट को जोड़ लेंगे तो उससे क्या होगा, जो आरबीआई द्वारा जारी सस्ती मौद्रिक नीति है उसका लाभ कितने मिल पाएगा, ग्राहकों को मिल पाएगा। खैर इस तरह एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के आने के बाद से बहुत हद तक जो भी ये समस्या है वो समस्या का समाधान हुआ है, और ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने देख ली थी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दरअसल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बैंकिंग। तो हम देखेंगे कि हम बैंक के में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग दरअसल इस बैंक के अंतर्गत व्यापारिक, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं व्यापारिक बैंक। तो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। व्यापारिक बैंक या इसी को हम कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब दरअसल इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक क्या है, ठीक है। हम देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या है, ठीक है। और जो व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक कह सकते हैं हम उसी को, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे बैंकिंग के प्रकार। क्या, बैंकिंग के प्रकार, क्या क्या देखना है हमें, बैंकिंग के प्रकार, ठीक है। इसके अंतर्गत दरअसल हम लोग पढ़ेंगे कि कोर बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग, लीड बैंकिंग, विकास बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग। ये सारी जो बैंकिंग है ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ देखेंगे हम, वो क्या है, ये तो दरअसल क्या है, बैंकिंग के प्रकार। एक चीज़ और है वो है बैंक के प्रकार। यह है बैंकिंग के प्रकार की, बैंकिंग किस तरह से की जाती है वो, ठीक है। और जो अगला है वो है बैंक के प्रकार की, बैंक कितने तरह से होती हैं। जैसा एक शब्द हम लोग बार बार पढ़ रहे थे ना, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, ठीक है ना, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो ये शब्द बार बार आ रहा था, जैसा कि मैंने कहा था ना कि क्या है ये अगली क्लास में हमें, आगे की क्लास में हमें देखने को मिलेंगी। तो खैर हम ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम लोगों को और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो वो है क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है। और इसी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे सहकारी बैंक। क्या, सहकारी, ग्रामीण सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में देखेंगे हम लोग ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक से इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सहकारी ग्रामीण बैंक क्या है, और देखेंगे हम लोग क्या, और इसी के अंतर्गत और देखेंगे नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। और नाबार्ड के साथ साथ हम लोग देखेंगे भुगतान बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना जो भुगतान बैंक, वो भी देखेंगे, ठीक है। और एक दो चीज़ें कुछ अगर और रह जाएंगी तो उसको भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इतनी चीज़ें हमें इस बैंक के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे पर हम लोग जो एनबीएफसी है उसको एक हम अलग टॉपिक में रखेंगे। खैर वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक के अंतर्गत तो पहले हमें इतना पढ़ना है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक क्या क्या है, व्यापारिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है, अर्थात कमर्शियल बैंक और केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक आपको पता है क्या, कौन सी केंद्रीय बैंक, तो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने पहले बात की है, ठीक है। और देखेंगे हम बैंकिंग के प्रकार।
कितनी तरह की बैंकिंग होती है, शैडो बैंकिंग ना, लीड बैंकिंग, विकास बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस तरह के। सो हम कह रहे हैं बैंकिंग के प्रकार। और बैंक के प्रकार के किस तरह की बैंक होती हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक ना, तो वे क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भुगतान बैंक, ठीक है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो खैर आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक है या व्यापारिक बैंक है वो हम कैसे कह रहे हैं। दरअसल जो बैंक है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक क्या है, हम बैंक किसे कहते हैं। जब बैंक हमें समझ में आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि व्यापारिक बैंक किसे कह रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, ठीक, क्या है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। दरअसल व्यापारिक बैंक को समझने के पहले सबसे पहले हम समझ लें कि बैंक क्या है। तो जैसा कि बैंक के बारे में आपको पता है, बैंक के प्रारंभ से दो परंपरागत कार्य रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, याद आ जाने चाहिए आपको, कौन कौन से रहे। एक तो काम उसका रहा है शुरू से ही बैंक का, एक क्या काम रहा है, जमा स्वीकार करना। क्या करना, जमा स्वीकार करना। और दूसरा क्या है, ऋण प्रदान करना। क्या करना, ऋण प्रदान करना है। बैंक का एक काम तो क्या है, जमा स्वीकार करना, और दूसरा काम क्या है, ऋण प्रदान करना, ठीक है। बैंक जो जमा स्वीकार करता है उसी का क्या करता है, वो ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा, देखो अब यहाँ पर लिंक हो रही है ना क्लास, आय का चक्रीय प्रवाह। तो अब आप लोग, वो लोग जो शुरू से क्लास देख रहे होंगे उन्हें समझ आ रही होंगी वो सारी चीज़। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एकदम से 20 से क्लास ले लेगा उससे समझ आएगा कि भाई मतलब जो पिछली क्लास में, पिछली क्लास की कितनी सारी जो फैक्ट हैं या कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो लिंक हो रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगा, ऋण है, ऋण कौन कौन लोग लेते हैं, तो आपको ने जैसे पढ़ रखा है आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय के चक्रीय प्रवाह में हम लोगों ने दरअसल बात की थी कि आय के चक्रीय प्रवाह में जो दो मुख्यतः तीन तरह की संस्थाएं थी। एक तो क्या था, परिवार, फर्म और सरकार, जिसमें से हमने देखा था परिवार और फर्म दो लोग हैं जो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। वैसे तो सरकार भी लेती है, लेकिन खैर हमें यहाँ पर मुख्यतः दो लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, ऋण ले रहे थे। जो परिवार जो ऋण ले रहा था, कौन, जो परिवार जो ऋण ले रहा था वो किस लिए ले रहा था, जैसे हम मान लेते हैं कि जो ऋण है, ऋण कौन कौन ले रहा था, एक तो ले रहा था परिवार, ठीक है, परिवार ले रहा था ऋण। और एक हमने देखा था कि फर्म भी ऋण ले रहा था। परिवार जिस चीज के लिए ऋण ले रहा था वो क्या था, उपभोग के लिए। किसके लिए, उपभोग के लिए, मतलब हम ये ऐसा लिख सकते हैं, उपभोग व्यय के लिए। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति था, पिछले हमने एग्जाम्पल में समझाया था, एक व्यक्ति को कार खरीदनी थी, तो वो कार खरीदने के लिए गया बैंक के पास और उसने कार लोन ले लिया। तो ये किस प्रकार का उसका व्यय है, उपभोग व्यय है। जो वस्तुओं पर क्या कर रहा, वो उपभोग, उन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय कर रहा। तो परिवार जिस लिए ऋण लेता है उसको हम कहते हैं उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, ठीक है। और जो फर्म जिस चीज के लिए ऋण लेता है, अब हमने देखा था कि जो फर्म है, फर्म क्या करता है, ऋण लेता है किस चीज के लिए, उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए। अर्थात जो फर्म है वो उत्पादन संबंधी कार्यों की ऋण लेता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्म है वो निवेश के लिए ऋण लेता है, अर्थात निवेश व्यय के लिए। तो परिवार जो ऋण लेगा उसको हम कहेंगे उपभोग व्यय, और फर्म जो भी ऋण लेगा उसको हम कहेंगे क्या, निवेश व्यय, ठीक है। तो अब ये जो बैंक है, बैंक क्या करता है, एक तो जमा स्वीकार करता है, और जमा स्वीकार करने के साथ साथ क्या करता है, जनता के उपभोग व्यय और उसको निवेश व्यय के लिए क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। और पिछली क्लास में हमने लगभग 2 से 3 क्लास पहले हमने देखा था बैंक क्या करता है, एक काम और करता है। क्या करता है, साख सृजन। क्या करता है, साख सृजन, साख सृजन करता है ना। आपने, साख का मतलब क्या है, तो साख का मतलब क्या है, उधार। मतलब बैंक जो जमा है उस जमा से ऋण देता है, और उस ऋण के माध्यम से क्या करता है, ब्याज लेता है। उसके माध्यम से वो क्या करता है, अपना लाभ अर्जित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साख सृजन, ठीक है। तो साख सृजन आपने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा, साख सृजन के माध्यम से क्या करता है, बैंक अपना लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो अब ये बैंक क्या कर रहा है, साख सृजन का काम, ठीक है। तो आप देखोगे जो व्यापारिक बैंक है वो जमा भी स्वीकार कर रहा है, लोगों को उपभोग और निवेश व्यय के लिए क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, बैंक।
तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें, तो अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम किसी कमर्शियल बैंक की परिभाषा अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो उसको रटें। अब आप देखो इस एग्जाम्पल से हम अपनी परिभाषा खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब बैंक क्या है, एक संस्था है ना। तो अब देखो हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में समझ आ जाएगी परिभाषा। जैसे कि वह संस्था जो जनता से, किससे, जो जमा स्वीकार करती है, वो किससे स्वीकार करती है, जनता से। तो वह संस्था, खैर मैं परिभाषा लिखता भी जाता हूं, वह संस्था, पहले मैं बोल देता हूं परिभाषा। वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है, देखो यह है जमा स्वीकार करती है, और जनता को उपभोग व्यय के लिए और निवेश व्यय के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक। ठीक है, तथा इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग। ठीक है, और जब बैंक साख सृजन का काम करती है, या जब यह संस्था क्या करती है, साख सृजन का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक। ठीक है, आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे, चाहे आप कमर्शियल बैंक लिखो, चाहे व्यापारिक बैंक लिखो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, और उसमें भी सब अच्छा वर्ड क्या, वाणिज्यिक बैंक ही लिखो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जैसा कि हम लोग लिख लें, वह संस्था जो जनता से क्या करती है, जनता से जमा स्वीकार करती है, जनता से जमा स्वीकार करती है, तथा जनता को उपभोग एवं निवेश के लिए क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है, उस संस्था को क्या, हम उस संस्था को क्या कहते हैं, उस संस्था को ही बैंक कहते हैं। ठीक है, वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा जनता को उपभोग एवं निवेश के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, उस संस्था को बैंक कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। और जब यही संस्था क्या करती है, साख सृजन का भी काम करने लगती है। किसका, साख सृजन का भी कार्य करे, साख सृजन का भी कार्य करे, तो उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है किसकी, बैंक की, वो रटनी नहीं पड़ी। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल से आपको देखो समझ आ जाएगा। व्यापारिक बैंक क्या है, दरअसल आपको तो जब भी व्यापारिक बैंक आए तो आपको आंखें बंद करनी है और सबसे पहले आपको सोचना है कि जो बैंक है वो क्या काम करता है। तो जैसे आप इतनी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए तो बैंक के 2 कार्य, एक तो बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। अब जैसे ही आपके दिमाग में आए कि बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, तो आपको ये सोचना है कि जो ऋण प्रदान करता है बैंक, वो किस लिए करता है, ऋण देता है। तो ऋण तो
जो बैंक देता है या तो वो उपभोग व्यय के लिए जनता को देगा, या तो निवेश व्यय के लिए देगा, या तो लोग क्या करेंगे उपभोग करेंगे या अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे अपना पैसा निवेश करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। तो जो बैंक ऋण प्रदान करता है या तो वो उपभोग व्यय के लिए या निवेश व्यय के लिए, ठीक है, तो उस संस्था को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। और जब यही बैंक क्या काम करने लगता, और जब यही बैंक साख सृजन का काम करने लगे तो हम उसको कह देते हैं क्या, कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक। कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। बस सवाल इतना है कि आप चीजों को रटने की अपेक्षा चीजों को समझने लग जाओ। जब आप चीजों को समझने लग जाओगे उससे क्या होगा कि आपको चीजें समझने में जब आने लगेंगी तो आपको पढ़ना में और आसानी होगी और आपको पढ़ना फिर अच्छा लगने लगेगी। जब चीजें रटना पड़ती ना तो पता क्या होता है, रटने से एक तो दिमाग में प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से चीज उलझने लगते हैं। एक तो जिंदगी की अलग उलझने हैं, इतनी जो उलझने हैं जिंदगी की वो क्या कम है जो एक और उलझन बढ़ जाए, ठीक है। तो वो उलझाऊपन पैदा करती हूँ। उस उलझाऊपन में ना फिर हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर सारी चीजें पटक देते कि यार कुछ नहीं पढ़ना, नहीं आता हमसे, छोड़ो, अलग करो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही बेकार है। दरअसल वो तब बेकार होता है जब आप उसको रटते हो, रटते हो। ये रटने का काम ना बचपन का था, अब आप 55 के हो गए तो रटने का काम छोड़ दो। दरअसल पता क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है, मतलब हम कहें छोटी उम्र में होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी रटने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और सीखने की क्षमता या हम कहें समझने की क्षमता या समझने की क्षमता विकसित होती जाती है। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी रटने की क्षमता कम होती जाएगी और समझने की क्षमता विकसित होती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ों को ना रटना क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन समझना उन्हें क्या होता है, आसान होता है। लेकिन इसके विपरीत हम इसका उल्टा देखें तो जो बच्चे हैं उन्हें कोई चीज आप समझाओ कि देखो ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, मैथ का कोई समझा सवाल आपको समझा तो उन्हें समझने में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अभी उनकी क्या समझ विकसित नहीं। उन्हें रटना आसान है, रटना उनके लिए इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी जिंदगी के जो भी मराहिल है, मराहिल दरअसल एक उर्दू का वर्ड है, जो जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उनको अभी नहीं झेला, तो उनके दिमाग में इतना प्रेशर नहीं है, दिमाग उनका शांत है, शांत है उनका दिमाग। तो वो जिन चीज़ों को दरअसल याद करते हैं या पढ़ते हैं वो चीज़ों को फिर बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें आराम से याद कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र का बोझ जैसा जैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या समझ विकसित होती जाती है हमारी और रटने की क्षमता कम होती जाती है। खैर, जिंदगी है तो कुछ उलझने हैं, बढ़ती जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके एग्ज़ाम से बड़ी, मतलब जो डिप्रेशन है या प्रेशर है एग्ज़ाम से बड़ा तो कुछ नहीं होता, सारा कुछ उसी पर टिका हुआ होता है। और सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या कर रहे हैं जब से तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा। हाँ, अब उन्हें कौन समझाए कि 1 साल में एग्ज़ाम ही एक बार आता है, और अगर एक बार भी अगर आप मेंस में भी रुक जाएं ना, या आप इंटरव्यू में भी कहीं रुक जाए, या कोई हिसाब से प्रीलिम्स में आपका माइन्यूट नंबर से अगर हम कहें कि बिल्कुल मार्जिन 2 4 1 2 नंबर से अगर आपके भी रह जाए तो क्या होगा आपका, आपको वो सारी बातें सुनना पड़ेंगी, ठीक है ना। तो खैर वो बातें हैं, लोग सुनाते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर मारो। खुद से एक बात कहो, ये बात हमेशा याद रखो, खुद से एक बात कहो कि अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत होने दो। दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, वो कहेगी, अगर वो नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा, ठीक है ना। उसका काम है कहना, उसे कहने दो। आप ये मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है, आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कम से कम सोच तो रहा। इस मतलब भीड़ भरी दुनिया में जिसकी आबादी लगभग 7.5 अरब या 8 अरब के अप्रोक्स है, उसमें अगर कोई आपकी चिंता कर रहा है, भले वो अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है, कम से कम कर तो रहा है तो करने दो। हाँ, तो इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना। और एक बात हमेशा याद करके रखना है, अपने आप से हमेशा यही कहना कि टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। ये जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे।
ये जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो खैर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते ही चलना है, रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो खैर हम लोग कहाँ थे, हम लोग पढ़ रहे थे व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक में हमने इसकी डेफिनेशन को समझ ही लिया है, रटा नहीं है, समझा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर कि वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम उनके अंतर को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम इसको दो कॉलम में बांट दें, है ना। एक तरफ लिखते हैं हम अपना क्या क्या केंद्रीय बैंक, क्या केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक दरअसल पहले मैंने ऐसा लिखा, इसलिए लिख दिया क्योंकि केंद्रीय बैंक पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। दरअसल ये केंद्रीय बैंक के कार्य तो आप लोग दो केंद्रीय बैंक के कार्य लिख दो और वाणिज्यिक बैंक के कार्य लिख दो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक के हम कार्य पहले ही से पढ़ चुके हैं, व्यापारिक बैंक के कार्य हम पढ़ लेते हैं, आधे कार्य तो हम लोगों ने बातों ही बातों में पढ़ लिए, ठीक है ना। और कुछ कार्य जो हैं अगर एक आध कोई होगा ऐसा नया सा उसे तो हम देख लेंगे, बाकी तो ये लिखना या पढ़ना सिर्फ एक क्या है, फॉर्मेलिटी है। वो इसलिए ताकि आप अगर नोटबुक अपने नोट्स बना रहे हो तो आपके नोट्स में ये छप जाए, ठीक है। अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए, अगर आपको इसमें अंतर लिखना हो गया स्टेट सर्विस के एग्जाम में, खैर ऐसा पूछ सकते हैं, तो अगर कहीं लिखने के लिए आ गया कुछ पॉइंट्स तो आप उस पर लिख पाओ, ठीक है। तो अरे यार नहीं, केंद्रीय केंद्रीय बैंक, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सा है, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आपने जैसे जैसे हम लोग जब केंद्रीय बैंक पढ़ रहे थे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे कार्य पड़े। तो जैसा कि मैंने कहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, बैंकों का भी बैंक है, क्या है, बैंकों का भी बैंक है। तो हम केंद्रीय बैंक में क्या लिख सकते हैं, पहला तो पॉइंट हमारा ये है कि ये क्या है, बैंकों का बैंक, ठीक है। और जो वाणिज्यिक बैंक है वो किसका बैंक है, तो वो जनता का बैंक है। क्यों, क्योंकि केंद्रीय बैंक तो देखो पब्लिक डीलिंग करता नहीं, पब्लिक डीलिंग कौन करता है, अर्थात जनता को ऋण कौन देता है, जनता को ऋण देता है, जनता को या फर्म को कौन ऋण देते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। तो हम लिख सकते हैं ये किसका बैंक है, ये किसका बैंक है, जनता का बैंक, जनता का बैंक लिख दीजिए आप, चाहे ग्राहकों का बैंक लिख दीजिए, आपका जो दिल करे वो लिखिए। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह आप समझिए चीज़ों को, जब आप समझेंगे चीज़ों को तब आप लिख पाएंगे। क्योंकि देखो क्या है, अगर मान लो आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया रट रट के, ठीक है ना, तो मेंस में आप रुक जाएंगे, और जब आप मेंस में रुकेंगे ना तब आपको इतनी तकलीफ होगी जैसे मान लो आपका पहला ब्रेकअप हुआ हो, वैसे ही तकलीफ होती भाई। अगर नहीं हो एक बार अगर नहीं हो यकीन तो एक बार पहले मोहब्बत करो, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकअप करो, ठीक है। ब्रेकअप मत करो, दिल टूटे, दिल टूटे, और फिर उसके बाद एक बार सिविल सर्विस की तैयारी करो, यूपीएससी प्रीलिम्स दो, उसके बाद प्रीलिम्स निकल जाए, उसके बाद फिर मेंस रुक जाए, फिर आपको समझ आएगा कि जो तकलीफ है ना वो दरअसल मोहब्बत से ज़्यादा तकलीफ, उस ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ तो मेंस के ना निकलने पे आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो समझ लो, बड़ी प्रॉब्लम है दरअसल ये जो, अरे जो केंद्रीय बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है आप देखोगे, ये जो केंद्रीय बैंक है वो उसका एक काम तो हमने देखा कि वो क्या, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक एक और काम क्या है, ये जो है केंद्रीय बैंक वो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो समग्र अर्थव्यवस्था है उसमें क्या करती है, जो तरलता है, तरलता के प्रवाह को, या हम कहें मुद्रा के, सॉरी मुद्रा के प्रवाह को क्या करती है,
या मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, या इस तरह से हम कहें जो मुद्रा की जो आपूर्ति है, सही अच्छा सा और अच्छे शब्द हम यूज करते हैं, जो मुद्रा की आपूर्ति है उस मुद्रा की आपूर्ति का क्या है, स्रोत है। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है, मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत है। वैसे अगर आप ये लिख सकते हैं जो क्या करती है, अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या करती है, नियंत्रित करती है, या ठीक है, या तरलता का स्रोत है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बस आपको समझ आ जाना ही चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, यह अर्थव्यवस्था में, यह अर्थव्यवस्था में, किसमें, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत है। और एक चीज और हमने देखी थी, ये क्या है, ये जो मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत होने के साथ साथ क्या है, ये केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का भी कार्य करती है। क्या करती है, जैसे जो बैंक है, बैंक क्या काम करते हैं, साख सृजन का, देखो दोनों में डिफरेंस समझ लेना। हमने साख सृजन भी पढ़ लिया और साख नियंत्रण भी पढ़ लिया। साख सृजन किसका काम है, साख सृजन है व्यापारिक बैंकों का काम, और साख नियंत्रण किसका काम है, केंद्रीय बैंक का काम। हमने पढ़ा था ना किस तरह से जो बैंक है वो CRR बढ़ा देते हैं, या रेपो रेट बढ़ा देते हैं, SLR बढ़ा देते हैं। मतलब हम अगर देखें मौद्रिक नीति के ऐसे कई उपकरण हैं, मौद्रिक नीति के उपकरणों के माध्यम से जो RBI है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, वो वाणिज्यिक बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है उसको नियंत्रित करता है। इसलिए मौद्रिक नीति को हम एक और नाम से पुकारते हैं, और वो नाम क्या है, साख नियंत्रण की नीति। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो केंद्रीय बैंक है वो साख नियंत्रण का भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का भी कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं व्यापारिक बैंक में। व्यापारिक बैंक है, जैसे अभी बात की, ये जो अर्थ क्या है, केंद्रीय बैंक, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को पूरा करता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है ये क्या करता है, ये जो बाजार है उस बाजार में हम कहें, या फिर हम कहें जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो तरलता है उसको, तरलता को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। मुद्रा की जो तरलता है या जो मुद्रा के प्रवाह है उसको बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं फिर से कहता हूँ, ये पॉइंट अगर आपको पता है, एक पॉइंट केंद्रीय बैंक के पॉइंट आपको बहुत आसानी से पता, उसी पॉइंट को देखते हुए दूसरा पॉइंट लिख दो। ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत है, तो ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता या मुद्रा के प्रभाव को, कुछ भी लिख, मुद्रा की तरलता को बनाए रखने में, मुद्रा की तरलता को, या तरलता, अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने में सहायक है, इतना भी लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह लिख लो ज्यादा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, दरअसल इसको दूसरा पॉइंट दिया था, इसको आप तीसरा पॉइंट दे दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक और लिख देते हैं, इसको तीसरा पॉइंट दे दो तो थोड़ा पॉइंट बढ़ जाएंगे हमारे। जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो क्या करते हैं, वो साख सृजन का काम करते हैं। केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, साख नियंत्रण का काम। ये क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक साख सृजन का काम करते हैं। तो जो व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, लगभग 3 3 4 4 पॉइंट देख लेते हैं। जो केंद्रीय बैंक है,
केंद्रीय बैंक के तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे हमने देखे थे केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और विकासात्मक रूप में कार्य। तो कुछ और 2-3 कार्य हम जैसे यहाँ देख लें तो एक और काम उसका था केंद्रीय बैंक का, क्या एक और काम ये था, केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा जारी करता है। क्या जारी करता है? मुद्रा जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आप देखोगे आरबीआई, हर नोट पर आप देखोगे लिखा रहता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धारक को इतने जितने भी रुपए हो उतने रुपए अदा करने का वचन देता है। तो आपको पहले ही से पता चल जाएगा कि जो मुद्रा जारी करने का जो एकाधिकार है वो किसके पास है? वो है केवल आरबीआई के पास। आपने कभी ऐसा कोई नोट देखा हो जिसमें लिखा हो एसबीआई धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हो, ये चड्डी फंसी सॉरी एचडीएफसी बैंक धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता है? आपने देखा क्या ऐसा? कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं मिला होगा आपको। आपने देखा होगा तो आपको मिलेगा कि जो केंद्रीय बैंक है उसका क्या है? मुद्रा जारी करने का एक अधिकार है। तो हम लिख सकते हैं कैसा एक और पॉइंट, जो केंद्रीय बैंक है, कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है, एक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक तो मुद्रा जारी करते नहीं, तो व्यापारिक बैंक किस लिए काम करते हैं? दरअसल व्यापारिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो किस लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक है मुख्यतः क्या करते हैं? लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ठीक है, तो खैर हम सोच रहे हैं कि एक एक पॉइंट और देख लेते हैं, 5-5 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक है, दरअसल जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक आर्थिक दर को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाता है। जो आर्थिक समृद्धि दर है, दरअसल केंद्रीय बैंक आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। वो कैसे? तो हमने देखा जब महंगाई बढ़ती है तो वो क्या करता है? मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए जो भी ब्याज दरें हैं उन ब्याज दरों को बढ़ा देता है। और जब उसे लगता है कि महंगाई तो नियंत्रित है लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है? घट रहा है, तो वो बाजार में क्या है? पैसों की कमी है। तो बाजार में पैसों की कमी की पूर्ति करने के लिए, अर्थात या फिर हम ये कहें कि बाजार में तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तरलता को बढ़ाने के लिए बाजार में या अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए वो ब्याज दरों को कम कर देता है, ताकि लोग अधिक से अधिक क्या करें? ऋण ले। और ऋण ले तो जो ऋण व्यक्ति लेगा तो उपभोग व्यय के लिए लेगा या निवेश व्यय के लिए लेगा। अगर वो उपभोग के लिए भी व्यय लेगा तो क्या करेगा? अब वो वस्तुओं की और सेवाओं की डिमांड करेगा। जब वस्तुओं सेवाओं की डिमांड करेगा तो उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए भी तो आपूर्ति भी तो करना होगी। जैसे मान लो अभी तक 100 पेन बिक रहे थे और 100 पेन की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन अब लोगों ने क्या किया? अब बैंक जो व्यक्तियों की जो डिमांड बढ़ गई, 100 की जगह वो बढ़ के कितनी हो गई? 150। तो अब वो 50 पेन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो उस पेन को बनाने के लिए भी प्रोडक्शन होगा ना, तो उससे क्या होगा? उत्पादन और बढ़ेगा। जब वो उत्पादन और बढ़ेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी, देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि भैया जो देश है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट समझ में आया? जो केंद्रीय बैंक है वो आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। हम लिख लेते हैं केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक? आरबीआई। केंद्रीय बैंक आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो केंद्रीय बैंक है वो आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है।
तो अब वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, तो दरअसल जो वाणिज्यिक बैंक है वो मुद्रा आपूर्ति में योगदान देता है। मुद्रा आपूर्ति में योगदान कैसे देता है, जैसे कि आपने पढ़ा आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें आपने देखा था कि वित्तीय संस्था थी, वित्तीय संस्था, उस वित्तीय संस्था का काम क्या था, वित्तीय संस्था दरअसल हम इसे कैसे कह रहे थे, बैंक को। अब जो बैंक है वो क्या कर रहा था, बचत को निवेश में कन्वर्ट कर रहा था, कि जो भी परिवार की बचत थी और जो फर्म की बचत थी, उस परिवार और फर्म की बचत को दोनों कहाँ पर सेव कर दिया, वो सेव कर दिया किसी एक वित्तीय संस्था के पास। हम मान लेते हैं वो वित्तीय संस्था कौन सी है, वो थी बैंक। अब वो बैंक क्या कर रहा था, उस बचत को निवेश में कन्वर्ट कर रहा था। अब इससे क्या हो रही, अब जो भी तरलता है, अब तरलता अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्रों की तरफ जा रही। अब आपने देखा कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा, अतः पैसा है, पैसा ही पैसा है, और एक और व्यक्ति है जो एक उद्योग या कंपनी, उसके पास भी पैसा है, तो उसके पास जो पैसा है रखा रखा घर में कुछ, हम मान लेते सड़ रहा है, खराब हो रहा है पैसा, तो उसने सोचा कि चलो यार पैसे को ऐसा घर में रखने से तो बेहतर है, इसमें डर भी है चोरी का भी ना, चोरी का, डकैती का भी, तो हम पैसे को क्या करेंगे, बैंक में जमा कराते हैं। वहां पर क्या हमें लाभ है, वहां से हमें देखो 5-6% ब्याज भी मिलेगा पैसे से, और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो अब इससे वित्तीय संस्था क्या करनी, जो उसकी बचत आ रही थी, उसकी जो बचत हो रही थी, उस बचत को क्या कर दिया उन्होंने, अपने पास सेव कर लिया बैंकों ने। अब जिस व्यक्ति को जरूरत थी, जैसे एक कंपनी है, उसे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ तरलता या हमको कहें कि मुद्रा की या पैसों की जरूरत थी, ऋण की जरूरत थी। तो अब जो पैसा रखा हुआ था लोगों के पास, बैंकों ने क्या किया, उस पैसे को या उस तरलता को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कहाँ कर दिया, अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर। इससे क्या होगा, उत्पादन और बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वाणिज्यिक बैंक है वो मुद्रा आपूर्ति में योगदान देते हैं। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक बैंक मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति में योगदान देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या, हम लोगों ने देख लिया कि व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक क्या है, तो हम लोगों ने देखा था व्यापारिक बैंक की परिभाषा पढ़ ली। वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा जनता को उपभोग एवं निवेश के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, उस संस्था को हम बैंक कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। और जब यही संस्था साख सर्जन का भी काम करने लगे तो इसको कहते हैं हम कमर्शियल बैंक। और हमने देखा केंद्रीय बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, तो हमने दोनों के बीच में क्या देख लिया, हमने दोनों के बीच में अंतर को भी देख लिया। तो हमने अंतर को जैसे देखा, तो बैंक, ये जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, वो बैंकों का बैंक है। और जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या है, वो क्या है, वो जनता का बैंक है। किसका बैंक है, जनता का बैंक है। ठीक है, और जो केंद्रीय बैंक है वो दरअसल क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को, किसको, मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखने में, या बनाए रखता है, या मुद्रा की आपूर्ति का स्रोत है। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करता है, वो मुद्रा की जो प्रवाह है, जो मुद्रा का प्रवाह है उसको बनाए रखने में सहायक है। केंद्रीय बैंक का एक और काम क्या है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, साख नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, जो व्यापारिक बैंक है वो क्या काम करता है, साख सृजन का काम करता है। ठीक है, एक ये अंतर देख लिया हमने। और इसके साथ साथ एक अंतर और देखा कि केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा जारी करने का एकाधिकार है। केंद्रीय बैंक किसके पास, केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा को जारी करने का क्या है, एकाधिकार। और जो कमर्शियल बैंक है वो दरअसल किस उद्देश्य से काम करते हैं, लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, और केंद्रीय बैंक आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। आर्थिक समृद्धि दर अर्थात आर्थिक विकास हो जिससे देश का। और इसी के साथ जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करते हैं, दरअसल अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे बैंकिंग के प्रकार और बैंक के प्रकार, और उसके आगे जो कुछ भी जितना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को रिवीजन करोगे। ठीक है, वैसे तो देखो
कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आए थे कि सर नोट्स मतलब दे दो, नोट्स मतलब आप प्रोवाइड करवा दो। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं सारी चीज़ों को क्या करूँ, लिखता जाऊँ। तो आप खुद ये अगर सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको ये प्रिंटेड नोट्स या मैं भी अगर आपको नोट्स दे दूं तो उससे ज़्यादा बेहतर होंगे। उससे क्या होगा कि एक तो देखो आपने की आपकी लिखने की क्षमता विकसित होगी, लिखने की क्षमता के साथ साथ आप जो अपनी राइटिंग में लिखेंगे वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एक तो ये होता है कि दूसरे के प्रिंटेड नोट्स आपको मिल गए तो आप उसे ना ऐसे अखबार की तरह पढ़ लेते हो और छोड़ देते हो, उससे ना चीज़ें ना समझ आती हैं, ना उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक वो सेव रह पाती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। इससे क्या होगा, आपने जो कुछ पढ़ा है यहाँ तो आपने पढ़ा है तो आप उसको भी नोट डाउन कर लोगे। साथ ही साथ आप मान लो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे ना जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या मैगजीन पढ़ रहे होंगे या कहीं और किसी बुक में उन्हें कुछ और अच्छे पॉइंट मिल गए तो वो क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अब जो भी अगर प्रिंटेड नोट दे देंगे उसमें आप ना ऐड ऑन कर सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। उसको क्या है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। क्या होगा, आप जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आप मेंस की भी तैयारी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपके जो मेंस में आंसर राइटिंग कहते हैं ना, आंसर राइटिंग किसी एक दिन का परिणाम नहीं है कि आपने एक दिन लिख के और आप आंसर राइटिंग में अच्छी आप बहुत बेहतर कर लोगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये क्या हो रहा है, आपकी आंसर राइटिंग एक तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में आपको जैसे अंतर लिखना हो तो आपका उससे क्या होगा, आपकी एक अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसका आपको एक और प्रॉफिट ये रहेगा कि आपको जो राइटिंग स्किल है, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा और आपकी राइटिंग बेहतर होगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो बहुत सारे इसमें क्या है फायदे हैं। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि जो प्रिंटेड नोट्स को प्रोवाइड ना करवा के मैं चीज़ों को लिखता जा रहा हूँ ताकि वो आपको वो और ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे वहाँ अपना नेक्स्ट टॉपिक।